चलिए, आज का जो हमारा नया चैप्टर है वह है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग आज हम लोग पढ़ेंगे और केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। इस बात को आप ध्यान में हमेशा रखिए। इसीलिए इसका क्या इम्पोर्टेंस है ये आप समझ सकते हैं। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आप यदि सच पूछिए ना तो बिना केमिकल बॉन्डिंग के पूरा का पूरा कंसेप्ट ही खराब हो जाएगा आपका केमिस्ट्री का। तो इसीलिए केमिकल बॉन्डिंग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। पूरा बेसिक मतलब पूरा का पूरा केमिस्ट्री इसी पर आधारित है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे कि ये केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, यानी व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को हम लोग। केमिकल बॉन्डिंग क्या है? सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ें क्या क्या। आज हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है और केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन क्यों होता है और कैसे होता है, ये सब आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो बात है कि ये केमिकल बॉन्डिंग क्या है, तो केमिकल बॉन्डिंग एक प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर हम इसको समझाते हैं। ए फोर्स ऑफ attraction acts between two or more atoms to hold them together as a stable molecule is called chemical bonding। देखो, दो एटम को जब हम एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं और वह किसी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा यदि जुड़कर एक अस्थाई मॉलिक्यूल के रूप में वह यदि रह जाता है तो उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहा जाता है केमिकल बॉन्डिंग। अब सवाल ये उठता है कि जब हम दो एटम को एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं तो आखिर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है, आखिर वो दोनों एटम आपस में किस तरह से केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो इस बात को समझने के लिए आपको एक नया टॉपिक समझना पड़ेगा जिसको हम लोग कहते हैं कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग का जो सबसे पहला रीजन है वह है डिक्रीज इन एनर्जी। डिक्रीज इन एनर्जी। अब ये डिक्रीज इन एनर्जी क्या होता है ये देखिए, जब आप दो एटम को एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं ना तो वहाँ पर दो तरह का फोर्स काम करने लगता है। एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है और एक रिपल्सन फोर्स काम करता है। अब कैसे काम करता है और आगे क्या होता है, इस बात को समझने के लिए आप बोर्ड पर देखिए, हम लिख रहे हैं कुछ बात और कुछ चीज़ों को हम फिगर के द्वारा समझाएंगे। आप वीडियो पॉज करके लिख लेना, इसको मिटा रहे हैं। नीचे एरो देके लिख लेंगे, व्हेन टू एटम्स approach each other, then a new force, ये फोर्स अट्रैक्शन हो सकता है, comes to play। देखिए लिखा हुआ है when two atoms approach each other then a new force attraction और repulsion comes to play। जब दो एटम एक दूसरे के नज़दीक आता है तो वहाँ पर दो तरह का फोर्स तुरंत काम करना स्टार्ट करता है। वह अट्रैक्शन भी होता है, वह रिपल्सन भी होता है। आगे देखिए कैसे। मान लो यह एक एटम का न्यूक्लियस है, ये इसका पहला ऑर्बिट है और यह इसका
दूसरा ऑर्बिट। और मान लीजिए कि यह दूसरा एटम है, ये इसका पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है और ये इसका तीसरा ऑर्बिट है। आप सब लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, यहाँ भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, और आप यह भी जानते हैं कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और हम लोग यह भी जानते हैं कि सेम नेचर का चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, जबकि अपोजिट नेचर का चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच, न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन ऑर्बिट में तो नेगेटिव चार्ज होगा। ऑर्बिट में कहाँ से नेगेटिव चार्ज आएगा? चूँकि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, तो ऑर्बिट में तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है, यह इस ऑर्बिट को अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्यों अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ये न्यूक्लियस भी इसके ऑर्बिट को खींचेगा। तो सब ऑर्बिट के साथ एक दूसरे का अट्रैक्शन होगा। जैसे यह इसको भी खींचेगा, यह इसको भी खींचेगा, इस तरह से। तो ग्रीन लाइन से जो भी हम दिखा रहे हैं वो अट्रैक्शन को दिखा रहा है। अभी ये अट्रैक्शन काम कर रहा है। अब ये एक तरह का फोर्स हुआ। यहाँ पर एक और फोर्स काम करेगा जो रिपल्सन होगा। कैसे? और रिपल्सन कहाँ से आएगा? देखिए, यदि हम न्यूक्लियस के बीच देखें, न्यूक्लियस के बीच, यहाँ पर रिपल्सन काम करेगा। ये रिपल्सन है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, दोनों का दोनों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। एक ऑर्बिट दूसरे ऑर्बिट के साथ रिपेल होगा। इसलिए रिपेल होगा क्योंकि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है? रिपल्सन। तो ब्लैक से जो भी आपको दिख रहा है वो एक्चुअल में क्या दिखा रहा है? रिपल्सन को। अब देखिए, ये दो तरह का फोर्स यहाँ काम किया, अट्रैक्शन भी काम किया और रिपल्सन भी काम किया। अब इस दोनों स्थिति में दोनों फोर्स एक दूसरे को काउंटर करेगा। एक दूसरे को काउंटर करने का मतलब, अट्रैक्शन और रिपल्सन में जो ज़्यादा मजबूत हो जाएगा वो काम हो जाएगा। जैसे यदि अट्रैक्शन कमज़ोर पड़ गया और रिपल्सन ज़्यादा हो गया, तो ऐसी स्थिति में यह एटम कभी भी इस एटम के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। और यदि अट्रैक्शन फोर्स अधिक हो गया तो यह एटम इस एटम के साथ आसानी से जुड़ सकता है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट किसी एक का ही होगा, मतलब कोई एक ही फोर्स फुल्ली अपना काम करेगा। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन तब होगा जब अट्रैक्शन फोर्स अधिक हो और रिपल्सन कम हो। अट्रैक्शन अधिक होगा तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वह डिक्रीज कर जाएगा और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन यदि रिपल्सन अधिक हो जाएगा, नेट रिजल्टेंट यदि रिपल्सन का हो जाएगा, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी और अधिक हो जाएगा, यह एक दूसरे को धकेल देगा और ऐसी स्थिति में बॉन्ड का फॉर्मेशन कभी भी नहीं होगा। तो हम लोग एक बात यहाँ पर लिख सकते हैं कि इफ़, यहाँ पर नीचे में, if net result is attraction, then if net result is attraction, then क्या बात है ये? चलिए, if net result is attraction, then the potential energy, then the potential energy, यहाँ नीचे में जगह नहीं है, हम ऊपर लिख दे रहे हैं, then the potential energy of the system decreases and a chemical bond is formed। तो यदि नेट रिजल्टेंट अट्रैक्शन हुआ तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा और केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यदि नेट रिजल्टेंट रिपल्सन हुआ तो वैसी स्थिति में कभी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हम यही बात लिख देते हैं, केमिकल बॉन्ड इज नॉट फॉर्म if net result is repulsion। तो केमिकल बॉन्ड का पहला रीजन आपको यहां से ये समझ में आया कि ये सिस्टम के एनर्जी को डिक्रीज करके
बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और किसी भी सिस्टम का एनर्जी यदि डिक्रीज होगा तो जितना एनर्जी कम होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ही एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो केमिकल बॉन्ड का ये पहला रीजन है जिसमें हम लोग ये सीखे कि सिस्टम का जो एनर्जी होता है डिक्रीज करता है, और अपने आप को स्टेबल करने के लिए वह बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि एनर्जी डिक्रीज होगा तो वह स्टेबल ज़्यादा होगा। इसका दूसरा रीजन है, आप वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा, हम आगे बढ़ रहे हैं। इसका दूसरा रीजन है जो आप पहले से सुने भी होंगे, ऑक्टेट रूल। इसका दूसरा रीजन है लुईस ऑक्टेट रूल। लुईस ऑक्टेट रूल आप सभी लोग जानते होंगे कि हर एक एटम चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की टेंडेंसी ही लुईस ऑक्टेट रूल कहलाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टेंडेंसी ऑफ एन एटम to achieve 8 electrons in their valence shell is called लुईस ऑक्टेट रूल। किसी भी एटम का आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का टेंडेंसी, यानी 8 इलेक्ट्रॉन अचीव करने का टेंडेंसी ही क्या कहलाता है, लुईस ऑक्टेट रूल। अब देखो, कोई भी एटम यदि अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा तो वह क्या करेगा। अब आप इसको एक एग्जांपल से समझिए। जैसे सोडियम, इसके आउटर मोस्ट सेल में टोटल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन, इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। कन्फिग्रेशन जब आप लिखिएगा तो ये ऐसा आएगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल कर अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा, और यह 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा। जैसे ही यह ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन के लॉस गेन से वहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और सोडियम जुड़ जाता है क्लोरीन के साथ। ये 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके ये बना देता है Na+, और ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके बना देता है Cl-, और Na+ और Cl- ये दोनों मिलके बना देता है NaCl, और यह एक स्टेबल मॉलिक्यूल के रूप में रह जाता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या होगा ये सब हम बाद में करेंगे, इसको अभी आपको लिखना नहीं है, हम बस समझाने के लिए आपको बोले थे कि लुईस ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए भी केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये 2 कारण था केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन का। पहला था डिक्रीज इन एनर्जी, जिसमें सिस्टम का एनर्जी डिक्रीज हुआ और वह ज़्यादा अस्थायी हुआ, ज़्यादा स्टेबल हुआ, इसलिए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और दूसरा रीजन है एटम अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, और ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन करता है, शेयरिंग करता है, और इस वजह से वहाँ भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये 2 रीजन था बॉन्ड फॉर्मेशन का। अब एक छोटा सा बात लिख लेंगे हम लोग, लुईस ऑक्टेट रूल, ये हमारा अगला हेडिंग होगा। लुईस ऑक्टेट रूल नहीं, सॉरी, लुईस डॉट सिंबल। ऑक्टेट रूल तो हम लिख ही चुके हैं, लुईस डॉट सिंबल। ये एक छोटा सा बात है जिसको आप लिख लीजिए। इट कंसिस्ट ऑफ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट एंड 1 डॉट for each valence electron। अब ये क्या लिखा हुआ है थोड़ा इसको समझिए। लुईस डॉट सिंबल क्या होता है, एक्चुअल में ये केमिकल बॉन्डिंग में एलिमेंट को बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए दिखाने के लिए ये एक तरीका है जिससे हमको केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में सुविधा मिलती है। जैसे सुनिए, जैसे क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्लोरीन का सिंबल लिख दीजिए और इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन को दिखा दीजिए। जैसे ऑक्सीजन, इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, आप ऐसे इसको दिखा दीजिए। नाइट्रोजन, इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, आप इसको ऐसे दिखा दीजिए। कार्बन, इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे दिखा दीजिए।
लिथियम इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नीशियम इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और सिंबल के साथ जब डॉट के रूप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग दिखाते हैं तो इसी को कहा जाता है लुईस डॉट सिंबल, जैसा कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अब देखिए कार्बन को हम, यदि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है तो हम इसको 4 को ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसी 4 को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसी 4 को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसी 4 को हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, इस तरह से भी। ये कैसे दिखाया जाएगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि कार्बन किसके साथ और किस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, जो आप आगे बेहतर तरीके से सीखेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन को जैसे मन हो वैसे अभी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो ये था लुईस डॉट सिंबल। और एक चीज़ का ध्यान रखना, लुईस डॉट सिंबल जो है ना, लुईस डॉट सिंबल इज ओनली यूज्ड फॉर S and P block एलिमेंट्स। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि लुईस डॉट सिंबल का यूज सिर्फ और सिर्फ S ब्लॉक के एलिमेंट और P ब्लॉक के एलिमेंट के लिए किया जाता है। इसका उपयोग D ब्लॉक एलिमेंट्स और F ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि S ब्लॉक और P ब्लॉक एलिमेंट्स का इनर सेल पूरा पूरा भरा हुआ रहता है, तो अंदर के सेल से केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में कोई मतलब होता नहीं है। लेकिन D ब्लॉक और F ब्लॉक एलिमेंट का इनर सेल भी खाली रहता है, जिसकी वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन अलग तरीके से उसमें होती है। तो इसीलिए हम लोग D ब्लॉक और F ब्लॉक एलिमेंट को लुईस डॉट सिंबल के रूप में नहीं लिखते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आपको इच्छा हो तो आप ये बात लिख भी लीजिए कि लुईस डॉट सिंबल is not used for D and F block elements due to incompletely filled इनर सेल। इनर सेल का मतलब होता है आउटर मोस्ट सेल को छोड़कर जो अंदर का सेल होता है वह पूरा पूरा भरा हुआ नहीं रहता है, इसीलिए हम लोग वहां पर लुईस डॉट सिंबल का यूज नहीं करते हैं। तो ये था लुईस डॉट सिंबल, इसको हम मिटा रहे हैं। अब आगे का बात देखिए। अभी तक हम लोग पढ़े केमिकल बॉन्डिंग क्या है। केमिकल बॉन्डिंग क्या है इसके बारे में आपने जाना कि केमिकल बॉन्डिंग एक प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो 2 या 2 से अधिक एटम के बीच में लगता है ताकि वह दोनों एक स्टेबल मॉलिक्यूल के रूप में रह सके। फिर हम लोग सीखे कि केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन क्यों होता है। इसके पीछे आपको 2 रीजन बताया गया। पहला, डिक्रीज इन एनर्जी, सिस्टम का एनर्जी डिक्रीज करता है, जिसमें आप पढ़िए एक एटम दूसरे एटम के जब क्लोज आता है तो वहाँ पर 2 तरह का फोर्स काम करने लगता है, एक अट्रैक्शन फोर्स और दूसरा रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स यदि ज़्यादा होगा तो सिस्टम का नेट एनर्जी होता, जो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वह पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है और केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यदि रिपल्सन ही अधिक हो जाए, नेट रिजल्ट यदि रिपल्सन ही हो जाए, तो ऐसी स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ जाती है और ऐसी स्थिति में वह स्टेबल नहीं हो पाता है और ऐसी स्थिति में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के लिए कोई भी एटम एक दूसरे के साथ जुड़ता है। ये पहला रीजन था। दूसरा रीजन था लुईस ऑक्टेट रूल। लुईस ऑक्टेट रूल में आपने सीखा कि हर एक एटम चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो और यही लुईस का ऑक्टेट नियम कहलाता है, ऑक्टेट रूल कहलाता है। फिर आप देखें लुईस डॉट सिंबल क्या होता है, जिसके बारे में बताया गया कि एस और पी ब्लॉक के लिए तो इसका यूज होता है लेकिन डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए इसका यूज नहीं होता है, क्योंकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का इनर सेल पूरा पूरा भरा हुआ रहता है।
इनर सेल यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है, जबकि डी और एफ ब्लॉक में इनर सेल का इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेता है या इनर सेल का ऑर्बिटल भी बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेता है। तो वहाँ पर हम सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का चर्चा नहीं करते हैं, इसीलिए डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट में लुईस डॉट सिंबल का यूज नहीं करते हैं। जबकि एस और पी ब्लॉक में सिर्फ आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। हम सिर्फ आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन की ही चर्चा करते हैं केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में, इसीलिए हम लोग इसको लुईस डॉट सिंबल के अंतर्गत लिख सकते हैं, डॉट सिंबल में दिखा सकते हैं। अब हम लोग इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। किसके रिगार्डिंग? केमिकल बॉन्डिंग के रिगार्डिंग। तो हमारा अगला पॉइंट होगा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी ये होता है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। किसी भी एटम के कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही हम लोग वैलेंसी कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। यह ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और ऐसा करने पर वह Na+ बनाता है। तो इसका जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है 1 होता है और इसकी वैलेंसी +1 हो जाती है। लेकिन यदि हम मैग्नीशियम की बात करें तो इसका 2, 8, 2 इस तरह का इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका 12 होता है। तो ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और Mg पर 2 पॉजिटिव चार्ज आता है और इसका वैलेंसी +2 होता है। इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 है, यानी इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी 1, इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी 2। यदि हम किसी और अन्य एलिमेंट की बात करें जैसे ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका कन्फिग्रेशन लिखेंगे, ये आएगा 2, 6। ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और गेन करने के बाद ये बना देता है ऑक्सीजन 2- और इसका वैलेंसी -2 हो जाता है। इसी में यदि आप फ्लोरीन लेंगे जिसका एटॉमिक नंबर 9 होता है तो ये हो जाएगा 2, 7। यह ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये बना देता है F- और इसकी वैलेंसी -1 हो जाती है। इस प्रकार आप देख सकते हैं किसी की वैलेंसी +1, किसी की वैलेंसी +2, किसी का -2, किसी का -1, किसी का -3, किसी का +3। इस तरह से अलग अलग वैलेंसी आते रहता है। तो ये वैलेंसी जो होता है वह कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है। जैसे इसका वैलेंसी केवल +1 है तो इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी कम है, और इसका वैलेंसी यदि +2 है तो इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। यहाँ पर माइनस और प्लस वैलेंसी सिर्फ इस बात को बताता है कि वह अपना ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन देकर पूरा करता है या इलेक्ट्रॉन लेकर पूरा करता है। यदि अपना ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन देकर पूरा किया तो उसका वैलेंसी प्लस हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, कोई चीज़ यदि इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। और यदि कंबाइनिंग कैपेसिटी, यदि वैलेंसी निगेटिव हो तो इसका मतलब ये हुआ कि वह अपना ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन लेकर पूरा कर रहा है। जैसे ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तब जाके ऑक्टेट पूरा करेगा तो इसका वैलेंसी -2 हो जाता है। यानी लॉस गेन करने के बाद जो, मतलब ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन होता है ना, वास्तव में वही उस एटम का वैलेंसी होता है। हालांकि वैलेंसी का और मतलब होता है जो आप आगे जाके पढ़िएगा डिटेल में, लेकिन सिंपल फिलहाल मतलब आप नॉर्मली आप ऐसे समझ लीजिए कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन होता है वही उसका वैलेंसी होता है। लॉस हुआ है तो वैलेंसी प्लस होता है, और यदि गेन हुआ है इलेक्ट्रॉन तो उसका वैलेंसी माइनस होता है। ठीक है, तो यह है वैलेंसी। अच्छा, अब देखो एक चीज़ गौर करो आप, ये वैलेंसी किन चीज़ों पर निर्भर कर गया। आप देखिए इसका वैलेंसी 1 है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो ऑक्टेट पूरा हो गया, उसका वैलेंसी 1 हो गया। इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका वैलेंसी -2 हो गया। यानी किसी एलिमेंट का वैलेंसी क्या होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। तो यहाँ से हम एक बात निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ दैट एटम। और इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? किसी भी एलिमेंट के, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये सब बात हम लोग एक एक करके लिख लेंगे। तो आप लोग नीचे लिखना शुरू कर दीजिए, एरो देके लिख दीजिए वैलेंसी ऑफ
an element or an atom depends on total number of electrons present in the outermost cell of that atom. Electrons present in the outermost cell of an atom is called वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो, किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल को वैलेंस सेल या वैलेंस ऑर्बिट कहा जाता है। इस बात को भी आप जरूर लिख लेंगे। आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एलिमेंट is called वैलेंस सेल और वैलेंस ऑर्बिट। तो हमने आपको बताया कि ये जो वैलेंसी होता है वह आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर डिपेंड करता है, और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल को वैलेंस सेल या वैलेंस ऑर्बिट कहा जाता है। अब आगे की बात सुनिए। वह एटम जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, वह किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, और इसीलिए हम लोग उसको केमिकली इनएक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। और केमिकली इनएक्टिव होने के कारण ही इन सभी को नोबल गैस या इनर्ट गैस कहा जाता है। और आप जानते होंगे ग्रुप 18 के सारे एलिमेंट्स ऐसे ही हैं। एक हीलियम को छोड़कर, हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, बाद बाकी सब ग्रुप 18 एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, और वह केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है। हीलियम भी भाग नहीं लेता है। हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, चूंकि उसके पास केवल एक ही ऑर्बिट होता है, और फर्स्ट ऑर्बिट का मैक्सिमम कैपेसिटी ही 2 इलेक्ट्रॉन का है, तो हम उसको भी फुलफिल्ड ही मानेंगे। तो यही बात लिख देंगे। atoms which contain 8 electrons in their valence shell is said to be fulfilled, and these are chemically inactive. Hence called novel gases or inert gases. Example, ग्रुप 18 एलिमेंट्स। इसमें एक्सेप्शन है हीलियम। हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहां से यह स्पष्ट हुआ कि जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा वह केमिकली इनएक्टिव होगा। तब तो इसका एक और मतलब निकलता है कि जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वह केमिकली एक्टिव होगा, और केमिकली एक्टिव होगा तो वह अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन करेगा। लॉस गेन करेगा या शेयरिंग करेगा, तो वहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इस बात को फिर हम आगे लिखेंगे, और हमारा अगला टॉपिक होगा, टॉपिक नहीं अगला एरो होगा, क्योंकि हम सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट केमिकल बॉन्डिंग चेक कर रहे हैं। तो हमारा जो अगला पॉइंट होगा उसको अब आप लिखना स्टार्ट कीजिए।
atoms which contain less than 8 electrons in their valence shell are called chemically active, and these atoms tends to achieve 8 electron in their वैलेंस सेल। मतलब ये हुआ कि वैसा एटम जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग केमिकली एक्टिव एटम कहते हैं, या केमिकली एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, केमिकली एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। यह केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेता है, और केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में यदि यह भाग लेगा तो कैसे, क्यों और क्यों? क्योंकि यह चाहेगा कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए, और वह केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा लॉस गेन या शेयरिंग करके। तो ये इस तरह का एटम चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। अब आगे देखिए, अब यदि कोई एलिमेंट चाहेगा कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरा करता है वह, इसका दो तरीका है। तो आप नीचे एरो देके लिख देंगे, देयर आर टू वेज, देयर आर टू वेज by which atom can acquire 8 electrons in their valence shell। जिस एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है वह अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है। कितने तरीके से? दो तरीके से। पहला तरीका है बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय लॉस गेन, ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, लॉस गेन एक ही चीज में आता है, ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। यदि कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, लूज किया है यदि इलेक्ट्रॉन को, तो निश्चित है कि कोई दूसरा एटम वहां पर गेन करेगा ही करेगा। मतलब साइमल्टेनियस प्रोसेस है लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन का। लॉस हुआ है तो गेन होगा ही, इसीलिए हम लोग इसको एक टर्म में रखेंगे। तो लॉस गेन करके पूरा करेगा अपना ऑक्टेट या अपने आउटर मोस्ट सेल में यदि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए एक तरीका यह है कि वह इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन करे, और अब एक दूसरा तरीका यह है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर एक दूसरा तरीका है कि वह आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर ले। तो ये सब कैसे होगा ये आगे आप जो फर्दर टॉपिक आएगा उसमें आप पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल हम आपको एक बात बता दें, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दो तरह का होता है। तो आप नीचे में एरो देके लिखेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मे बी ऑफ टू टाइप्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मे बी ऑफ टू टाइप्स। अब ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दो तरह का जो होता है, आखिर ये कैसे दो तरह का होता है उसको हम ए और बी करके लिखते हैं। ए, इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन between two atoms, or B, contribution of electron pair by one of the two atoms।
अब देखो इसका मतलब समझो। शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग दो तरह से होता है। जैसे मान लीजिए एक एटम मेरे इस हाथ में है, एक एटम मेरे इस हाथ में है, और ये दोनों एटम आपस में, ये भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो दोनों का बराबर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। एक इस तरह से शेयरिंग होता है, और एक इस तरह से शेयरिंग होता है कि हमारे हाथ में दो एटम है और शेयरिंग में दो इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम, मान लीजिए किसी एक ही इसी एटम के द्वारा इन्वॉल्व हुआ हो। यानी शेयरिंग दो तरह से होता है, एक तरफा शेयरिंग होता है और एक दो तरफा शेयरिंग होता है। दो तरफा शेयरिंग का मतलब बराबर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, और एक तरफा शेयरिंग का मतलब बॉन्ड बनेगा दो के बीच, लेकिन शेयर जो होगा इलेक्ट्रॉन का वह केवल एक ही एटम के इलेक्ट्रॉन के द्वारा शेयरिंग होता है। तो ये सब कैसे पॉसिबल है, इसका क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में ये बनता है, इन सभी बातों को यदि आप समझना चाहते हैं तो आप आगे टॉपिक से जुड़े हुए रहिए, आपको टोटल बात समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बात आप गौर से सोचिए, जितना बात अभी आपको बताया गया है उसमें, कि ये जो केमिकल बॉन्डिंग होगा ना, ये तीन तरह से फॉर्मेशन होगा। पहला लॉस गेन करके, दूसरा शेयरिंग करके। शेयरिंग जो होगा वो दो तरह का होगा, तो लॉस गेन करके एक टाइप हो गया और शेयरिंग दो टाइप का होगा, एक इक्वल कंट्रीब्यूशन से और एक तरफा जो साझेदारी हुआ था उससे। तो इस तरह से ये जो एवब पॉइंट जो हमारा बन रहा है, इसके अनुसार हमको ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि केमिकल बॉन्ड तीन तरह से हो सकता है। केमिकल बॉन्ड तीन तरह का हो सकता है, केमिकल बॉन्ड तीन तरह से बन सकता है, बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दूसरा बाय इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, और तीसरा कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बाय वन ऑफ द टू एटम्स। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि केमिकल बॉन्ड तीन तरह का हो सकता है। ये बात कैसे समझ में आया, ये बात ऊपर के पॉइंट से ये बात सारी बातें समझ में आ रही है। तो लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग टू द अबव थ्री वेज, ऊपर का जो तरीका है उसके अनुसार हमको ये बात पता चल रहा है, नीचे एरो देके लिखना है, corresponding to the above ways there are three types of bond. पहला आयनिक बॉन्ड, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहां से हमारा पहला हेडिंग स्टार्ट होगा। एक नंबर आयनिक बॉन्ड, इसी को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। तो हम पहला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ये काम करेंगे, आज नहीं। अभी आप यहाँ तक उतार लीजिए, आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आज का क्लास बस यहीं तक। ये केमिकल बॉन्डिंग का पहला लेक्चर था और एक बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, तो आप मन लगा के इसको पढ़िए। जहाँ भी आपको समझने में दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर डालिए, और यदि कहीं भी दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए, आप हमसे आपकी बातचीत हो जाएगी, हम आपको समझा देंगे यदि आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तब। अदरवाइज यदि किसी तरह का दिक्कत नहीं हो और आपको क्लास अच्छा लगे तो आगे का क्लास ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो लेक्चर को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए कुछ काम करें तो आप भी हमारे लिए कुछ काम कीजिए। चलिए आज का लेक्चर बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप ज़रूर हमसे जुड़े हुए रहिए, पूरा केमिकल बॉन्डिंग एकदम IIT स्टैंडर्ड पर काम किया जाएगा, पूरा बताया जाएगा, तो ज़रूरी है जुड़े हुए रहना। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शारदा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल, शारदा केमिस्ट्री। धन्यवाद। Peace.